जय हिंद प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के बीच में एक अपना टॉपिक लाए हैं, उसका नाम है छंद। ठीक है ना। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? छंद। ठीक है ना। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, सब लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। आज का ये वीडियो हमारा जो रहेगा, जितने भी स्टूडेंट देखेंगे सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है ना प्यारे साथियों। तो आप लोग देखिएगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? छंद। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे छंद। ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या? छंद। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या? छंद। पहले हम छंद का मतलब समझते हैं कि छंद से हम लोग क्या आशय समझते हैं। ठीक है ना। जब हम छंद की बात करते हैं तब इसकी परिभाषा को लेकर या इसका क्या आशय होता है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते क्या हैं? कुछ विद्वान कहते हैं कि जो छंद होता है, कुछ विद्वानों का मत है कि जो छंद होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, छम धन द। छम धन द किससे मिलकर बना होता है भैया? छम धन द। ठीक है ना। छम का मतलब होता है, छम का मतलब होता है समुचित रूप। द का मतलब होता है क्या? देने वाला, समुचित रूप देने वाला। अर्थात क्या? किसी कविता, अर्थात किसी कविता, किसी कविता को समुचित रूप, किसी कविता काव्य या छंद को समुचित रूप प्रदान करना ही छंद कहलाता है। करना ही छंद कहलाता है। ठीक है ना। कुछ विद्वानों का मत है कि जो छंद होता है वह छद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका आशय होता है आह्लाद। इसका आशय क्या होता है भैया? आह्लाद। इसका क्या मतलब होता है? आप लोग देखिएगा, आह्लाद का मतलब होता है क्या? आह्लाद का मतलब होता है क्या? हृदय से प्रसन्नता। हृदय से प्रसन्नता। हृदय से प्रसन्नता। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब हम किसी कविता, किसी काव्य को पढ़ते हैं, जब हमको अंदर से खुशी मिलती है, तब हम उसी को क्या कहते हैं भैया? छंद कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है क्या कि जब हम किसी का कविता को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, जब हमको अंदर से खुशी होती है, तब उसी को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ठीक है ना। इस तरह से अभी हम आप लोग इतना सीखें क्या? अलग अलग विद्वानों का मत था कि क्या बताएं वो लोग कि जो छंद होता है, एक होता है छम धन द से मिलकर बनता है, जिसका आशय निकल कर आता है क्या? किसी कविता को समुचित रूप प्रदान करना। और एक कुछ विद्वानों का मत क्या था? कुछ विद्वानों का मत था कि जो छंद होता है वह छद धातु से मिलकर बनता है, जिसका आशय क्या होता है? हृदय से प्रसन्नता। देखिएगा, दो तरह की खुशी होती है। एक जो हृदय से मतलब जो हम अंदर से प्रसन्न होते हैं,
और एक खुशी ऐसी होती है जो दिखावटी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, जब हम हृदय से प्रफुल्लित होते हैं, तब उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, व्याकरण की भाषा में छंद कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, इसके कुछ तथ्य के बारे में, कुछ फैक्ट के बारे में सीखते हैं। हम चलते हैं आगे, इसके कुछ फैक्ट के बारे में सीखते हैं। देखिएगा आप लोग कुछ इसके फैक्ट के बारे में हम लोग सीखते हैं। जो छंद होता है भैया, सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे क्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जो छंद होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है। फिर हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग देखने के लिए कहाँ पर मिलता है। फिर हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि इसके प्रतिष्ठापक आचार्य किसको मानते हैं। छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में हम किनको जानते हैं। इतनी बात जान लेने के बाद हम आते हैं इसको हम आप लोगों को फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, छंद को अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है, ठीक है ना। छंद को उर्दू में रूकन कहा जाता है, छंद को अंग्रेजी में रूकन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग छंद का हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर भैया, सर्वप्रथम प्रयोग हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। और इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे, वो उनका नाम क्या है भैया, पिंगल ऋषि महोदय। कौन थे, पिंगल ऋषि महोदय। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पड़ता है क्या, इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पड़ता है क्या, पिंगल शास्त्र। क्या पड़ता है भैया, पिंगल शास्त्र। इन्हीं के नाम पे छंद का दूसरा नाम पड़ता है क्या, पिंगल शास्त्र। आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि भैया आचार्य पिंगल ऋषि महोदय थे, उनके अनुसार जो छंद का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पिंगल शास्त्र, ठीक है ना। फिर हम इसी बातों को आगे जोड़ते हैं, इतनी बात जान लेने के बाद हम जानेंगे क्या कि छंद पर लिखी गई जो प्रथम पुस्तक थी, छंद पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी, जिसका क्या नाम है भैया, छंदमाला। छंद पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, छंदमाला, ठीक है ना। छंद पर लिखी गई पुस्तक का नाम है छंदमाला। इसको लिखने वाले जो आचार्य महोदय थे, जो छंदमाला को लिखने वाले आचार्य थे, उनका नाम था भैया केशव दास। क्या नाम था, केशव दास, जिन्होंने किसकी रचना की थी, छंदमाला की, ठीक है ना। केशव दास महोदय जिन्होंने किसकी रचना की थी, छंदमाला की। इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर आगे देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि केशव दास ने छंद पर एक पुस्तक और लिखी थी। आचार्य केशव दास महोदय ने
छंद पर एक पुस्तक और लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था रामचंद्रिका। क्या नाम था भैया? रामचंद्रिका। इसी रामचंद्रिका को छंदों का गोदाम कहा जाता है। लिख लीजिएगा, इसी रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का गोदाम। ऊपर लिखिएगा आप लोग, रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है भैया? छंदों का गोदाम, या तो छंदों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर, अजायब घर। ठीक है ना प्यारे साथियों, आप लोगों को बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ से सिर्फ छंद, इसके मुख्य तत्व में हम एक बार सिर्फ और जानेंगे। क्या? छंदों के पिता के रूप में हम किसको जानते हैं? पितामह के रूप में, छंद के पितामह के रूप में हम लोग जानते हैं किसको भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। मेन जो फैक्ट होता है, मेन फैक्ट से इतना क्वेश्चन छंद पर बन सकता है। ठीक है ना। जो इतने भी मेन फैक्ट होते हैं, मुख्य तत्व जो होता है, छंद से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा क्या क्या है। जो छंद होता है, जो हमारा छंद है, इसको अंग्रेजी में पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। फिर छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है। हम आप लोगों को बताएं, छंद को अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है, उर्दू में छंद को रुकन कहा जाता है। कि सर्वप्रथम प्रयोग इसका हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद इसके हम प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में कौन इसके विद्वान आते हैं, तो हम लोग जानते हैं पिंगल ऋषि महोदय। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पड़ता है क्या? छंद शास्त्र। ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम जानते क्या हैं कि छंद पर जो लिखी गई पहली पुस्तक थी वो कौन सी थी। तो छंद पर लिखी गई, एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से कि छंद पर लिखी गई जो पहली पुस्तक थी उसका क्या नाम था। तो आप लोग बताएंगे जो छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक थी उसका नाम क्या था? छंदमाला। इसके जो लिखने वाले आचार्य थे उनका क्या नाम था? केशव दास था। ठीक है ना। इन्होंने भैया एक और काम किया था क्या? छंद को लेकर इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? रामचंद्रिका, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है? छंदों का गोदाम या छंदों का अजायब घर। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि छंदों के पिता के रूप में हम किनको जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं छंदों के पिता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं आगे। ठीक है ना। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे क्या कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या? छंद के अंग, छंद के अंग। ठीक है ना। आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या? छंद के अंग। तो देखिएगा छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। उन्हीं 7 अंगों को आप लोगों को सीखना है। ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है। जो पहला छंद का अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा आप लोग, जो छंद का पहला अंग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? चरण या पद। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या? अगला हमारा छंद का जो अगला अंग होता है कौन सा होता है? वर्ण, वर्ण तथा मात्रा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं क्या? लघु और क्या? गुरु, लघु तथा गुरु। ठीक है ना। फिर अगली बात जानते हैं क्या? क्रम, संख्या, क्रम, संख्या तथा गढ़ क्या होता है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना।
इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे क्या कि छंद में यति या विराम क्या होता है। छंद में यति या विराम क्या होता है। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे क्या छंद में लय या गति क्या होता है। लय या गति क्या होता है, इसको जब हम लोग जान लेंगे तब हम लोग जानेंगे कि तुक क्या होता है। तुक क्या होता है। यही 7 बातें होती है, यही 7 अंग होता है छंद का, जिसको हमें आपको सीखना होता है, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को यही 7 अंग के बारे में परिचित कराएंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, हम जिस कंपटीशन की दुनिया में है वहाँ पे एक दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ से पे एक दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को धीरे धीरे से ही मेहनत करनी होगी, रोज़ निरंतर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग देखिएगा, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों को कबीर दास जी का एक दोहा सुना रहे हैं। इसको सुनिएगा आप लोग। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होय। मतलब जितना भी आप लोग कोई भी काम होगा धीरे धीरे ही करने से होगा, आप लोगों को फल उस ऋतु के अनुसार ही मिलेगा, ठीक है ना। जब आप लोगों की तैयारी हो जाएगी तो आप लोगों को फल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इतनी बात हम आप लोगों को सिखाते हैं कि चरण या पद क्या होता है, वर्ण या मात्रा क्या होता है, लघु तथा गुरु क्या होता है, क्रम संख्या तथा गण क्या होता है, यति या विराम क्या होता है, लय या गति क्या होता है, तुक क्या होता है, ठीक है ना। आइए हम एक दोहा लिखते हैं, उसी के माध्यम से आप लोगों को सिखाते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब, बिनु पानी। फिर से देखिएगा आप लोग, देखिएगा इधर लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानुष चून, ठीक है ना प्यारे साथियों। ये हमारा जो दोहा दिया गया है उसको एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। देखिएगा, इस दोहे को लिखने का सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, क्या, उसको आप लोग देखिएगा। इसी दोहे के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमारा चरण या पद क्या होता है, वर्ण या मात्रा क्या होता है, लघु या गुरु क्या होता है, क्रम संख्या गण को सीखेंगे, यति विराम को सीखेंगे, लय गति को सीखेंगे और किसको सीखेंगे, तुक को सीखेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग देखिएगा, कोई भी छंद होता है, कोई भी छंद होता है वह हमेशा या तो 4 चरणों में लिखा जाता है, कोई भी छंद होता है वह हमेशा 4 चरणों में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। या तो हम 4 चरण को 2 लाइन या 2 पंक्ति में लिख देते हैं, या तो हम 4 चरण में ही लिखते हैं। जो हमारा छंद होता है उसको हम हमेशा कितने लाइन में लिखते हैं, या तो उसको कितने पंक्ति में लिखते हैं, या तो हम उसको 4 पंक्ति में लिखते हैं,
या तो हम उसको कितने पंक्ति में लिखते हैं, 2 पंक्ति में। और सभी भी छंद, जितने भी छंद होते हैं, सब छंद का मतलब होता है कि उस छंद में 4 चरण होंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे क्या, कि चरण क्या होता है। देखिएगा, जैसे यही हमारा एक दोहा है, रहीमदास जी का एक दोहा है। जब हम इसको पढ़ते हैं क्या, रहीमन पानी राखिए, जब हम थोड़े समय के लिए अपने सांस को रोकते हैं, वहाँ तक जानते हैं हम लोग, ये हमारा चरण नंबर 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम आगे बैठते हैं, बिनु पानी सब सून, ये हमारा क्या होगा, चरण नंबर 2 होगा। पानी गए ना उबरे, ये हमारा चरण नंबर 3 होगा। मोती मानस चून, ये हमारा चरण नंबर 4 होगा, ठीक है ना। देखिएगा, किसी भी छंद का जो चौथा हिस्सा होता है उसी को हम लोग चरण या पद कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं आप लोग देखिएगा, किसी भी छंद का जो चौथा हिस्सा होता है उसी को हम लोग चरण या पद कहते हैं। देखिएगा, हमेशा छंद में हम लोग देखते क्या हैं, जो हमारा पहला और तीसरा चरण होता है, कौन सा, पहला और जो तीसरा चरण होता है उसको हम लोग विषम या असंगत चरण के नाम से जानते हैं, विषम या असंगत चरण के नाम से जानते हैं। जो हमारा दूसरा और चौथा चरण होता है, उसे हम लोग सम या संगत चरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से कोई भी पूछेगा क्या भैया, किसी भी छंद में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसे क्या कहा जाता है, जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे। किसी भी छंद का जो चौथा हिस्सा होता है, चतुर्थांश वाला हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चरण या पद कहते हैं, ठीक है ना। बाकी वर्ण या मात्रा क्या होती है आप लोग जानिएगा। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और हमको पता है वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है 52 होती है। इस 52 वर्णों को हम लोग स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। हम इसी 52 वर्णों को 11 स्वर और 39 व्यंजन में बांटते हैं। उसी स्वर में जो स्वर होता है जिसकी संख्या हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसी का जब हम लोग रूप परिवर्तित करते हैं, मतलब स्वर जब अपना रूप परिवर्तित करता है तब वह किसका निर्माण करता है, मात्रा का निर्माण करता है। हमें आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो हमारी मात्रा की संख्या होती है वह 10 होती है, ठीक है ना। स्वरों में मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये बात हमें आप सबको पता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से आप लोगों को सिखाते क्या हैं, ये अभी जब हम आप लोगों को छंद में मात्रा लगाने का जब नियम बताएंगे तब वहाँ पर ये बात सिखाएंगे आप लोगों को क्या, कि वर्ण या मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। उसी टाइम इस बात को भी सिखा देंगे क्या, कि लघु या गुरु क्या होता है, ठीक है ना। क्रम, संख्या या गण जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे छंद के प्रकार में वार्णिक छंद, तब वहाँ पे इस बात को बताएंगे कि क्रम, संख्या और गण क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आपको बताते हैं क्या, कि किसी भी छंद में यति या विराम क्या होता है। इस बात को देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी छंद को पढ़ते समय जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, मतलब हम जब देखते हैं कोई छंद दिया गया है, जब हम उसके पढ़ते टाइम थोड़े समय के लिए कहीं बीच में रुकते हैं, उसी को हम लोग छंद शास्त्र की भाषा में यति या विराम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जैसे यही दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। हम जैसे ही यहाँ तक पहुँचते हैं
पहले चरण के आखिरी में वहाँ थोड़े समय के लिए रुकते हैं, या तो हमको कोई भी काव्य या कोई भी छंद दिया गया होगा वहाँ पे हमको अल्प विराम देखने के लिए मिलेगा। उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा लय या गति क्या होता है। हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं क्या, कि लय या गति क्या होता है। देखिएगा, किसी भी छंद को पढ़ते समय हम जिस प्रवाह के साथ बोलते हैं उसी को छंद शास्त्र की भाषा में लय या गति कहा जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी छंद को पढ़ते समय हम किस प्रवाह के साथ उस छंद को पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लय या गति कहते हैं। ठीक है ना। तो आप सबको ये भी बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये हमारा कोई भी दोहा दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है ना। तो आप लोग समझते हैं जिस प्रवाह के साथ हम आप इसको बोलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लय या गति कहते हैं। पूरे छंद में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वह हमारा होता है क्या है, तुक। तुक। ठीक है ना। अब हम समझते हैं क्या है तुक। यहाँ से एग्जाम में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछेगा वह यही पूछेगा क्या, कि भैया जो छंद के अंग में जो तुक होता है उसको छंद शास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, यहाँ से आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा, तुक को छंद शास्त्र का प्राण कहा जाता है, छंद का प्राण कहा जाता है। ठीक है ना। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग जानेंगे कि तुक होता क्या है। तुक होता क्या है, इस बात को हम आप लोग सीखेंगे कि तुक क्या होता है। किसी भी छंद के पढ़ते समय आखिरी में, किसी भी छंद के पढ़ते समय आखिरी में जो मात्राओं का सामंजस्य होता है, किसी भी छंद को पढ़ते समय आखिरी में जो मात्राओं का सामंजस्य होता है उसी को छंद शास्त्र की भाषा में तुक कहा जाता है। ठीक है ना प्यारे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम अपने वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही बताएंगे छंद के अंग। अब हम आगे अपने वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कि मात्रा, छंद में मात्रा को कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना। तो हम आगे आप लोगों को अपने अगले वीडियो में मात्रा लगाने का नियम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे छंद के क्या कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।